अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज मेरे बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के मेहमान हैं और वो हैं नोमान नियाज़। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्रिकेट की दुनिया के मायनाज कमेंटेटर और एक्सपर्ट। नोमान साहब बहुत शुक्रिया। मैं शायद इतना बड़ा क्रिकेट का फ़ैन नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ नोमान नियाज़ साहब के हमारी कौम ने क्रिकेटर्स को अपने सर पे बिठाया आपको और उनको हुकूमत का ताज भी पहनाया। बिल्कुल। मगर आज जब हम अपने क्रिकेट हीरोज़ के बारे में जो खबरें सुनते हैं तो बड़ा दिल को दुख होता है। और जब ये खबरें सुनते हैं कि हमारे क्रिकेट के हीरोज़ के ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई माली मुश्किलात हैं, ये सब क्या है? मगर सबसे पहले अभी जो क्रिकेट की जीत हुई है बहुत बड़े अरसे बाद, मैं कहूँगा बांग्लादेश से जीत के हम इतना खुश हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कि मैं पीछे जाऊँ, हमारी टीम जो है ना, जो बैक टू बैक मैचेस हारी थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से, तो उसके बाद ऐसे लग रहा था अफगानिस्तान वाले मैच में कि ये दिल छोड़ गए और इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी इंटेंसिटी नज़र नहीं आ रही। साउथ अफ्रीका वाला मैच ये बहुत अच्छा खेले, लास्ट में टेल एंडर आउट नहीं हुआ, आप 1 विकेट से मैच हार गए, दैट कुड हैव गॉन ईदर वे। लेकिन मदी भाई, एक रात पहले अगर आपका ऑल इम्पोर्टेंट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप हो और आपने जो है वो आपकी डू और डाई सिचुएशन हो कि आपने वो जीत के क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल रहना सेमीफाइनल, तो मुझे बताएं कि एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये पेरेंट बोर्ड है ना उनका, वालिदैन की जगह है ना उनके, वो एक प्रेस रिलीज निकालता है और उस प्रेस रिलीज में पहले आपको और मुझे कहता है, रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है कि यार इनको सपोर्ट करो। अगले पैराग्राफ में कहता है कि भाईजान तुम लोग जब वापस आओगे ना, जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है इस पे हम देखेंगे, हम अकाउंटेबल करेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, ये मैसेज दे रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट उसमें कहता है कि भाईजान हमने तो टीम सेलेक्ट नहीं की, ये टीम तो इंजमामुल हक ने सेलेक्ट की थी और ये टीम तो बाबर आजम ने सेलेक्ट की थी। हाथ साफ किए एंड थ्रू देम अंडर द बस। मुझे बताएं कौन सी पेरेंट बॉडी का चेयरमैन जो है वो ये बात कर सकता है? इंजमामुल हक को आपने लगाया था चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स? नहीं लगाया था ना, उनको ज़का अशरफ ने लगाया था। बाबर आजम को कप्तान किसने रिटेन किया था? ज़का अशरफ ने किया था। साइन किसने किए थे टीम पे जो सिलेक्ट होके आई थी? अपने घर बाबर आजम को बुला के क्या डिस्कस हुआ था बिफोर द टीम लेफ्ट? अच्छा, उसके बाद जाने से पहले आप कह रहे हैं कि हार जीत होती रहती है, बट वी आर गोइंग टू सपोर्ट द पाकिस्तान टीम। तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन ज़का अशरफ साहब को ये गाना पसंद नहीं आया। मैंने दसो कि इतनी क्या अर्जेंसी हो गई थी, इतना किसने कोई पिस्टल पॉइंट पे आपको कहा था कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, कभी दुनिया में हुआ है इंग्लैंड के किसी क्रिकेट बोर्ड का उनको मैसेज आया वो रिटेनिंग वर्ल्ड चैंपियन? ज़का अशरफ साहब ने ऐसा क्यों किया? टू सर्वाइव, बिकॉज एक्सटेंशन चाहिए। 5 नवंबर को ख़त्म हो रहा है उनका टेन्योर, जो काम करने आए थे। अच्छा, उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरवेंशनल कोऑर्डिनेशन ने जब नजम सेठी साहब को अपॉइंट किया था उनकी मैनेजमेंट कमेटी को, तो उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स दी थी। इनको डे टू डे बेसिस लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यानी ये ना हायर कर सकते थे ना फायर कर सकते थे। यानी 60 बंदे हायर किए। ये डॉन की मैं रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ आपको, ऑन हाई सैलरीज एंड पैकेजेस, डायरेक्टर लेवल के तनख्वाहें मिल भी रही हैं। अच्छा, उनको तो मिलेंगी, लेकिन उनको बहुत सारों को तो अभी तक हो सकता है वो एसेंशियल एम्प्लॉयमेंट हो, उनके बगैर ये टीम ना तैयार हो। 60 इन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो होंगे, चलें 10 हो जाएंगे, 60 मुझे बताएं। और हैवी पैकेजेस पे क्या? हाँ जी, बड़े मतलब सॉलिड पैकेजेस। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए उस पे कि ये जो इंजमामुल हक साहब का मामला हुआ है, इसका क्या ताल्लुक बना इस सारे परफॉर्मेंस के साथ जो हमारी टीम की? ये बहुत ज्यादा मिसकोट हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इंजमाम 7 को आता है, 7 तारीख को आता है, 7 अगस्त को, और आप 18 दिन में आपकी टीम एशिया कप में चली जाती है और उसके बाद वर्ल्ड कप में यही टीम है मासवाई नसीम शाह जो इंजर्ड हो गया। अच्छा, अब इंजमाम चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर आया, लेकिन उसका वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था मासवाई के। उसने, मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ कि साउथ शकील को ऐड करवाया जो कि एशिया कप की टीम में नहीं था, 3 मैचेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने, दैट्स ऑल। अब उन पे इन्होंने क्या एलिगेशन लगाए हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि उनको कहा जा रहा है कि ये वो प्लेयर सेलेक्ट कर रहे थे जो इनकी कंपनी के साथ मुंसलिक थे। अच्छा, इनकी कंपनी क्या करती थी? यही तो बताने लगूं मैं आपको। किसी ने ये डिग डाउन नहीं किया कि इंजमामुल हक ने, जब वो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स नहीं थे, 6 दिसंबर 2020 को एक कंपनी इंग्लैंड में लॉन्च की थी याजू के नाम से। वो जो याजू कंपनी है, वो पता है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से। दैट कंपनी वाज फॉर बाइक हेलमेट्स। उसमें इनके भाई सेक्रेटरी बन गए और तला एशम, जिनकी ये जो है साया
कॉरपोरेशन जो है वो इनके पार्टनर बन गए 25%। मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो 25% पार्टनर बन गए। आपको पता है उसके टोटल एसेट्स कितने कंपनी के? 1100 पाउंड। वो फेल हो गई कंपनी। साया कॉरपोरेशन जो कि तला रहमानी चलाते हैं, वो जो है वो इन प्लेयर्स के साथ डील करती है, लेकिन उसमें इंजमाम का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसमें रिजवान भी कोई उसके हिस्सेदार नहीं है। वो ऐसे ही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म है जो कि कंपनी है जो कि अच्छा, अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, उसमें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा जो है वो मैकेंजीज में काम करके आया हुआ है। वो इनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो पेप्सी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जिस पे ये कमाते हैं साया कॉर्पोरेशन। और तीसरा मासवाई PSL के जो बाकी लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट लेके देते हैं, चाहे पाकिस्तान टीम हो, चाहे इनकी PSL हो और चाहे लोकल क्रिकेट हो, उसमें साया कॉर्पोरेशन कोई इनको चार्ज नहीं करता। मतलब तलहा यासू के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है? यासू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं, तलहा उसके भी शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर हैं बिल्कुल यासू। तो ये इस हद तक एक लिंक है, एक इस हद तक लिंक है। तो ये क्या, अच्छा फिर मुझे बताएं, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेता, आपने कहा ना इंतजाम के पास तो टाइम ही नहीं था टीम सिलेक्शन का, तो वो कैसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? एग्जैक्टली। और मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था भी और आपने इंक्वायरी करनी भी थी, कितना अच्छा लगा, बड़ा डिस्क्रीटली करते नहीं, कितना अच्छा लगा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपका चेयरमैन सिलेक्टर रिजाइन करके चला गया। 11 वेट कर लेते, क्या हो जाता? 2 हफ्ते में गेम बदल जाती। अच्छा ये बताइए, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या झगड़ा था और ये कैसे हल हुआ? अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ये हुआ जी, अगेन इसमें अब जो प्रॉब्लम आई, पहले PCB जो है ना वो डोमिनेट करता था प्लेयर्स को और एग्जर्ट करता था अपना, और जो मनमानी करते थे, जिस तरह साइन कराने थे करा लेते थे कैटेगरीज पे। अब हुआ क्या कि ये भी मैंने आपको जिक्र किया कि ये साहब जो हैं तला, ये काफ़ी एजुकेटेड आदमी है, हाईली एजुकेटेड आदमी। ये जब रिजवान के साथ इनका कांटेक्ट हुआ, बाबर भी इनके साथ हैं अपने बिजनेस प्लान्स में, इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा कि यार तुम लोग अपने राइट्स तो लो। अच्छा, अब जब PCB ने इनको कहा कि जी कमर्शियल राइट्स भी नहीं देंगे और बहुत सारी चीज़ें इनसे छुपाई हुई थी। ठीक है, इनका ताल्लुक, ये ताला वगैरह हैं, इनका था ये जो आपकी फीका है, इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने इनको कहा आपको पता है कि इस बार NFT अब जो है ICC ने यूज किया था। NFT मुराद या ये रेप्लिकेट करते हैं इमेजेस को कंप्यूटर्स पे और वो प्रॉपर्टीज बनती हैं और फिर वो लोग कलेक्टर्स खरीदते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें 5 से 7 मिलियन डॉलर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NFT ICC के जो इवेंट्स थे उनके NFT की जो उनके पास रेवेन्यू आया, उन्होंने सारे फुल मेंबर्स बोर्ड में कितने मिलियन? 7 मिलियन डॉलर PCB को दिया जी। और वो किस लिए दिया? वो इसलिए दिया कि आपने एक बॉन्ड साइन किया होता है क्योंकि आप फुल मेंबर हैं ICC के और आप पार्टिसिपेट करते हैं उनके। तो ये प्लेयर्स के लिए तो नहीं था ऐसा? नहीं, ये प्लेयर्स में डिवाइड होता है। अब जैसे इंडिया में होता रूल, कोई लॉ है जी, इंडिया में 26% ऑफ द टोटल इनकम, कमर्शियल इनकम वो प्लेयर्स को जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 27% जाती है। PCB ने नहीं बताया नहीं। अच्छा, जब इनको पता लगा दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट। अच्छा, फिर अब आगे हुए आपकी डिजिटल क्लिप्स जिनके कमर्शियल राइट्स होते हैं, उनके भी कोई इनको पैसे नहीं दे रहे थे। फिर इनको कह रहे थे कि जो हम कहेंगे वो एडवर्टाइजमेंट लगाओगे। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था, अगर आपको याद हो कि PSL 8 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो सरोगेट कंपनीज के कंट्रोवर्शियल एड्स और लोगोज नहीं लगाएं। सरोगेट कंपनीज से मुराद सरोगेट कंपनीज जो कि बेटिंग कंपनीज हैं और बेटिंग और जितनी गैम्बलिंग है वो बैंड है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, और वो सरोगेट कंपनी का मतलब ये है कि एक्चुअल कंपनीज पीछे हैं और सामने मतीउल्लाह जान है। तो सरोगेट कंपनीज को इजाजत कैसे मिली? इलीगल थी, तभी बैन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। वेरी गुड डिसीजन। अच्छा, फिर ये अब मुझे बताएं इसका हल कैसे हुआ? किसका? कॉन्ट्रैक्ट्स का। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स का हल ये हुआ कि अभी एक और इसमें कहानी है कि कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने डिसाइड कर लिए। इवेंचुअली इंजमामुल हक को कहा गया, जिनको आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको कहा गया आप नेगोशिएट करें प्लेयर्स के साथ। उन्होंने प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट किया और इवेंचुअली दोनों मान गए। PCB बिफोर द वर्ल्ड कप PCB भी मान गया और प्लेयर्स भी मान गए कि ये 3 साल में ये टर्म्स एंड कंडीशंस। मगर क्या इंजमामुल हक ने अपनी तमाम मालूमात जो यासू कंपनी या दूसरी कंपनी के साथ इनके ताल्लुक थे वो डिस्क्लोज की थी PCB को अपनी ज्वाइनिंग के वक्त? देखें, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि यासू की होगी क्योंकि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता नहीं था ना, वो तो बाइक हेलमेट की कंपनी थी यार। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो भी कारकर्दगी, सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे एक जल्दी से आपको चीज बता दूं, और बोर्ड मान गया और ये चले गए। वहां पे जब गए, जब ये 2 मैच हारे तो उनको कन्वे किया गया अब तो हम रीनेगोशिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, ठीक है। अब वो प्लेयर परेशान कि यार अभी तो हम मान के आए थे, इन्होंने साइन नहीं किया हुआ तभी।
उसके बाद क्या हुआ, जब आप और ये रीनेगोशिएट करने का मैसेज साउथ अफ्रीका के साथ मैच से पहले दे दिया गया? हाँ जी, पहले दे दिया गया। अच्छा। और कमाल ये है कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि एक फ्रेंचाइज अपना एक कप्तान बनवाना चाह रही है एक लड़के को, बजाय कि बाबर आजम कैप्टन है पाकिस्तान का इस वक्त, आएगा सैक कर दें, आपकी डिस्क्रिप्शन है, उसको बाईपास करके उस लड़के को क्रिकेट बोर्ड जो है वो कांटेक्ट कर रहा था। एनीवे और अभी अच्छा बाद में जब शोर मचा मीडिया में, तो दे बैक ट्रैक पीसीबी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किए, उधर से साइन हुए, वापस हो गए, सब कुछ हो गया। अब ये बताएं, हम ये कह सकते हैं कि प्लेयर्स ने पीसीबी पे दबाव डाल के ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, और ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट की खातिर क्या अपनी परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज करना चाहिए था? देखें, ये एक सब्जेक्टिव बात हो जाएगी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस परफॉर्म, मेरा ख्याल है उनकी स्किल लेवल जो लड़के, आप ये भी साबित करें ना कि वो इन सूरत हाल की वजह से वो दबाव में थे, तो क्या वो दबाव था या गुस्सा था? वो अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि आपने कप्तान को बातें शुरू कर दी थी, और विद इन द ड्रेसिंग रूम जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी चाहिए, वहाँ पे 2-3 कप्तान इमर्ज हो चुके थे ड्रेसिंग रूम के। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि क्या खिलाड़ियों को खेल मैदान में जाने से पहले अगर उनको कोई एहतजाज है वो वॉकआउट कर जाए, मैदान में दाखिल ना हो, दाखिल होने के बाद क्या आप इन चीजों की वजह से अपनी परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये परफॉर्मेंस डिलिबरेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही थी, दे वर स्ट्रेस्ड वन, लेकिन उनका फेलियर है क्योंकि बाबर आजम ने जो टीम सेलेक्ट की थी वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो T20 ब्रांड के गन प्लेयर्स हैं, जो कि वनडे क्रिकेट में नहीं एक्सेल कर सकते थे, तो इंटेलेक्चुअल ऑनर्स सिलेक्शंस नहीं हुई थी। तो ये नहीं आप कह सकते कि प्लेयर्स बड़े मासूम और मजलूम थे, वहाँ पे पावर अब्यूज हुई है और वहाँ पे प्लेयर पावर चली है जब सिलेक्शन हुई है। आप ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का अगर डिस्प्यूट है भी आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसको अपनी फुल परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और ये कह के गए थे। मगर आप समझते हैं कि खिलाड़ी जो हैं उनके जहन में ये था, और ये गुस्सा भी था, दबाव के अलावा गुस्सा भी था, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई, आपको स्किल की लैक ऑफ स्किल नजर। इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, लैक ऑफ स्किल नजर आया। परफॉर्मेंस थी या ये गुस्सा था या जज्बातियत था, दैट इज अगेन सब्जेक्टिव, लेकिन एज फार आई एम कंसर्न मुझे ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो बहुत स्ट्रेस में थे। नहीं, आप इंफॉर्मेशन स्ट्रेस की तो है, लेकिन गुस्से की नहीं है। गुस्से की एज सच नहीं है, रिएक्टिविटी नजर नहीं आई, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी होती तो आज एकदम से सब कुछ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कैसे हो? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी हुई जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए थे। बांग्लादेश के खिलाफ तो बड़े अच्छा जम के खेले और अच्छे रन रेट थे। उसमें आपको मैं फ्रैंकली बताता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी, द वे ही बोल्ड टुडे और कॉम्प्लीमेंटेड बाय वसीम, ही मस्ट हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द डील्स। नो कमेंट सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे प्रोग्राम में वक्त देने का। अगले सेगमेंट में चलेंगे, हम बात करेंगे कातिबे तकरीर को कातिबे मंशूर बना दिया गया है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी अब मंशूर कमेटी के सरबराह हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इरफान सिद्दीकी साहब, आज ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, रायवन में बड़ा अहम इजलास हुआ है और वहाँ पे बड़े अहम फैसले हुए हैं। कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं, मगर एक जो मंशूर कमेटी बनाई गई है, इंतखाबी मंशूर की कमेटी, उसकी सरबराही आपको दी गई है। तो अब आप बतौर सरबराह मंशूर कमेटी, पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि बयानिया कैसे बयान होगा मंशूर में, और मंशूर की ऐसी क्या ख़ास बात होगी जो आपको मुमताज़ करेगी आपके सियासी मुखालफिन से? बहुत शुक्रिया मती। आज कोई बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं हुई है, लेकिन कमेटी की सरबराही मुझे ज़रूर तफवीज़ की गई है और साथ ये भी कहा गया है कि मैं जो भी चाहूँ अपनी जमात में से या बाहर से कहीं से किसी को भी को आप कर लो। और ये भी कहा गया जी कि जो खुद रज़ाकाराना तौर पर इस कमेटी में रोल प्ले करना चाहते हैं वो बेशक अपना नाम दें। साद रफीक साहब ने कहा कि जी मैं ज़रूर इस कमेटी में कुछ किरदार अदा करना चाहता हूँ। परवेज रशीद साहब भी इस कमेटी के रुकन खुद मियां साहब ने नामजद कर दिए थे। बाकी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में कुछ बाकी अरकान पे हम बात करेंगे और फिर एक बाकायदा नोटिफिकेशन हो जाएगा। खुद नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की मंशूर के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा जी कि एक तो हमें जो नौजवान हैं और उनकी एक बेसंत एजुकेशन हो रही है, वो डिग्रियां ले लेते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, तो एजुकेशन को जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए
मार्केट टारगेटेड एजुकेशन बनाने के लिए बड़ी बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि बल्कि उसे सबसे बड़ी तरजीह अपनी करार दिया कि अदालती जो मामलात हैं और फैसले होते हैं 15-15, 20-20 साल तक मुकदमात लटके रहते हैं, लोग जेलों में गलते सड़ते रहते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 60,000 मुकदमात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा पड़े हैं। जजों की तैनाती के मामलात पे यकसुई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को उनका कहना यह था कि मुशावरत की जाए मुख्तलिफ तबकों से, हल्कों से, जज साहबान से भी जो रिटायर हो चुके हैं वो भी रहनुमाई करें हमारी कि हम किस तरह इस निज़ाम को अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक लाएं, जल्द और फौरी इंसाफ जो है वो लोगों की दहलीज तक पहुँचे। ये बहुत बड़ा, बल्कि उनका लफ्ज़, उनके अल्फाज ये थे कि शायद ये हमारे मंशूर की सबसे बड़ी तरजीह और अव्वली तरजीह होनी चाहिए। इसके अलावा खातिन के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से उन्होंने कुछ रहनुमाई की, लेकिन ये अभी इब्तदाई गुफ्तगू थी। इंशाअल्लाह मैं खुद भी इरादा रखता हूँ कि मुख्तलिफ तबकात की एक फहरिस्त बना के उससे हम मीटिंग्स करेंगे। जल्दी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन कोशिश ये है कि ये मंशूर जो है ये मौजूदा जो दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान के, उनको जहन में रखते हुए उनके प्रैक्टिकेबल हल जो है वो लेके आए। अच्छा इरफान सदीकी साहब, मंशूर के लिए आपका इंतखाब क्यों किया गया? आपके ख्याल में आप कोई भी ऐसा सियासतदान जो बराह रास्त इलेक्शन में आते हैं, कंटेस्ट करते हैं, अवाम से ज़्यादा करीब होते हैं, आप शायद बराह रास्त इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, तो फिर आपके ख्याल में आपका इंतखाब क्यों किया गया किसी और सियासतदान के बजाय? मती, ये सवाल तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब से पूछना चाहिए। मैंने इस पे कोई अपनी दिलचस्पी भी जाहिर नहीं की थी, लेकिन अगर मैं उनकी जगह बैठ के सोचूं तो शायद उनका ख्याल ये है कि कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो मसाइल पे नज़र भी रखे और उसको अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सके, अच्छी बुनत के साथ पुरकशिश अंदाज में पेश कर सके, उनकी फ्रेजिंग अच्छी कर सके और वो एक बयानिया एक तरह का बने जो आवाम के सामने पेश किया जा सके, खूबसूरत अल्फाज के साथ, खूबसूरत अल्फाज के साथ, खूबसूरत अल्फाज के साथ। तो उनकी निगाह में ये बात हो सकती है। दूसरी बात जो आप फरमा रहे हैं वो तो होती है जी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के तकाजे क्या होते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, मंशूर से अलग चीज़ है। मंशूर तो हमारे जैसे वही लोग सोचते हैं और लिखते हैं। पिछली दफ़ा भी आपको मालूम है कि 2018 में जो हमारी कमेटी थी मंशूर की, उसके सरबरा सरताज अजीज साहब थे। तो वो हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो गलियों में धक्के नहीं खा सकते, इलेक्शन नहीं ला सकते, लेकिन बैठ के शायद थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। मगर अवाम के दुख दर्द का आप उनको भी अंदाज़ा ज़रूर होता है। अब सवाल ये क्यों नहीं, हम तो हैं ही अवाम में से, तो हमें नहीं होगा। आप जानते हैं कि बहुत से लोग सवाल उठाते हैं मुस्लिम लीग नून के बयानिए के हवाले से, तो उस बयानिए की झलक क्या मंशूर में भी नज़र आएगी? ख़ासतौर पर एहतसाब के हवाले से आपके जहन में कौन से ऐसे खूबसूरत अल्फाज हैं जो अवाम के दिलों में जो है उनको कन्विंस कर सकते हैं? देखें, ये मंशूर की हद तक मैं बात इस वक्त नहीं कर रहा मती, लेकिन मैं आपको बताऊं और आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जिन चीज़ों को या जिन बातों को हम बहुत ज़्यादा उनका हुजम बना लेते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको बहुत बड़ा एक मसला करार दे देते हैं, वो अवाम के नज़दीक मसला नहीं होती। आप पिछले 5 साल के सर्वेज निकालें कि जी बड़ा मसला क्या है। मैंने खुद देखा है कि जिस चीज को हम करप्शन कहते हैं ना जी, और एहतसाब कहते हैं, वो अवाम की सबसे निचली तरजीह पे आता है। 5%, 7%, 8%। मसला ये है कि ये चीजें, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका सत्ते-पाप नहीं होना चाहिए, इनका सत्ते-पाप बड़ी सख्ती के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं अवाम के नुक्ता नजर से कह रहा हूँ कि आम आदमी को रोटी से गरज है, महंगाई से गरज है, बिजली के बिलों से गरज है, वो किस तरह निजात हासिल करे, किस तरह अपने बच्चे को पढ़ाए, किस तरह अपने माँ बाप के लिए दवाई खरीद के लाए। दीज आर द बेसिक इश्यूज। इन इश्यूज को जब तक आप एड्रेस नहीं करते, बाकी चीजें उनके लिए शायद इतनी ज्यादा वो एक फलसफियाना या हमारे लिए, हम इंटेलेक्चुअल्स के लिए वो खेल कूद की बातें रहती हैं। बाकी रहा एहतसाब, तो उसने इस एहतसाब के जो इदारे हमने बनाए हुए हैं, उन्होंने क्या किया है आज तक?
तमाशा ही लगा है। ठीक, इरफान सिद्दीकी साहब, ये आपने कहा फलसफियाना या हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके लिए कुछ अल्फाज ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती के अल्फाज को आप इंतखाबी मंशूर में कैसे समझेंगे? ये तो बिल्कुल आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब की जो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल है और जो उन्होंने अपनी इस तकरीर में भी बात की है मीनार पाकिस्तान वाली में, उन्होंने कहा है कि मेरी 40 साल सियासी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जब तक ये मामलात सिविल बालादस्ती के नहीं आएंगे या मिलजुल के इन चीजों को हमेशा के लिए तय नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसपे किसी सियासी जमात को इख्तलाफ नहीं है, उनके किरदारो हमल से हट के मैं ये कह रहा हूँ कि उसूली तौर पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है, और ये इस मंशूर में जाहिर है कि बड़ी बुनियादी चीज होगी इंशाल्लाह। इरफान सिद्दीकी साहब, आपके सियासी मुखालफीन हैं, सियासी जमातें हैं जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, आपके मंशूर में और लेट्स से PTI के मंशूर में क्या बड़ा फ़र्क है, ये क्या होना चाहिए? मैंने अभी आते ही सबसे 10-15 मिनट पहले मैंने बीजेपी का मंशूर मंगवाया इंडिया से, कांग्रेस का मंशूर मैंने लिया गूगल से, और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके मंशूर भी हम देखेंगे, लेकिन उनके देखे बगैर जो गाइडलाइन पार्टी के कायद ने दी है वो मैंने आपके सामने रखी है। ये बड़े बुनियादी चीजें होंगी हमारी। मैंने नहीं देखा है कि किसी ने भी एजुकेशन को मार्केट ओरिएंटेड करने की बात की हो। ये पहली दफा बात इंशाल्लाह हम लेके आएंगे और इन्हीं खतूत पे हम अपने तालीमी निज़ाम को ढालने की कोशिश करेंगे। बेहंगम और बेसमत एजुकेशन का रास्ता हम रोकेंगे, और जिस तरह बाहर की दुनिया में बच्चे पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटियों में, तो उनको नौकरी देने वाले लोग यूनिवर्सिटियों में आके दस्तक देते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे, हम तो पता नहीं इस स्टेज तक कब पहुंचेंगे, लेकिन सफर हम जरूर शुरू करना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे मंशूर में जो ये नहीं होगा जी कि हम अदालती निज़ाम की इस्लाहात करेंगे, गोल मोल अल्फाज नहीं, प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर एक नक्शा कार इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे कि किन खतूत पे काम करते हुए हम मकसद की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, आखिर में क्विकली, पीपल्स पार्टी के और आपके बीच क्या नजरियाती इख्तलाफ है या मंशूर में क्या इख्तलाफ? मतिउल्लाह जान साहब, आप जानते हैं कि इंतखाबात की अपनी एक सियासत होती है। जब जमातें इंतखाबी अखाड़े में पहुंचती हैं तो वो पुरानी मरवतें और मोहब्बतें और इश्तराक कार और मखलूत हुकूमतें ये पस मंजर में चली जाती हैं। वो फिर आंखों में आंखें डाल के देखती हैं, हरीफ बनती हैं, क्योंकि वोट चाहिए होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नाराजनी भी करते हैं। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने ये बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि हमें जो सियासी माहौल है जमातों का उसको गर्म नहीं रखना और मिलजुल के बड़े मकासद के लिए आगे बढ़ना है, और एक तरह की तलकीन भी उन्होंने की है कि हम टेम्परेचर को हाई ना रखें। अच्छा, क्विकली, PTI के हवाले से भी निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी और वो लड़ेंगे, तो आपके नज़दीक PTI आपके लिए ज़्यादा अहम सियासी मुखालिफ है या पीपल्स पार्टी? देखिए, PTI, मैं अब ज़ाती बात कर रहा हूँ, ये आज की मीटिंग में कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कहना चाहता हूँ कि PTI पहले वाज़ेह होनी चाहिए कि कौन सी PTI की भी कई शक्लें बन रही हैं। जो बाहर कहते हैं जी कि मसलन असद उमर साहब ने कहा कि मैं PTI में हूँ। अच्छा, क्या वो PTI में कितना है? और जो PTI वाला, मेरे नजदीक तो PTI एक फर्द का नाम है जो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त आपने रखा हुआ है, और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान के अलावा कोई बंदा या कोई सो कॉल्ड कमेटी दावा नहीं कर सकती कि जी हम तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ अगर तो वो है जो उनको डिसओन करती है। देखिए ना, एक पीपल्स पार्टी थी, बेनजीर भुट्टो ने अल-जुल्फ़िकार की सियासत से डिसएसोसिएट किया, वाज़े तौर पे किया, खुले बंदों किया, फिर वो मानी गई। अब ये लोग या तो कहें जी कि इस सारे खेल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना उस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक है जिसने इस खेल की मनसूबाबंदी की, फिर वो तहरीक इंसाफ के लेवल से आए, वेलकम। अगर वो सारे मलबे को अपने सर में उठा के आते हैं और कहते हैं कि हम PTI हैं और हम सियासी जमात हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किलात होंगी। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के कातबे तकरीर से, और अब कातबे मंशूर भी हो गए। इरफान सिद्दीकी साहब, विश गुड लक आपके इंतखाबी मंशूर के हवाले से। यकीनन आपके अल्फाज की बहुत अहमियत है। अब देखें,
हमारी आवाम जब भी इलेक्शन होता है अल्फाज को क्या अहमियत देती है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर क़य्यूम सिद्दीकी, जो अभी लंदन से वापस आए हैं, और हम इनसे बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट की एक अहम कार्रवाई, और फिर अफसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उन्होंने एक हल्फिया बयान दिया है, उसके क्या आइनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं लंदन पलट क़य्यूम सिद्दीकी साहब। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बड़े दौरे किया आपने बैरून मुल्क, मगर आज हम आपसे वो अलग किसी सेशन में सुनेंगे लंदन में आप क्या हुआ और क्या करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट में पहली बार तारीख में एक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक अपील के तौर पर अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील सुनी है, जिसमें फ़ैसला देने वाले जजेस मौजूद नहीं थे और एक और 5 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। नैब तरामीम को जो चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल रिटायरमेंट के वक्त जाते जाते तरामीम उड़ा गए थे और बहुत सारे मुकदमात वापस नैब अदालतों में आ गए थे, तो आज की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए मतीउल्लाह जान, से पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, असल में आपको पीछे जाना पड़ेगा ना सारी चीज़ें कि ये इंट्रा कोर्ट अपील क्यों सुनी जा रही है, और उसकी पहली वजह तो यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस कानून को जिसके तहत जजेस की कमेटी जो है वो 3 रुकनी कमेटी बनेगी, बेंचेस तश्कील देगी, और बिलखसूस जो 184(3) या आज खुद नोटिस का या सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करने की जो इख्तियार समात है, उस हवाले से अगर कोई दरखास्तें आती हैं तो उनके ऊपर क्या तरीक़ाकार होगा। और उसमें ये है कि जो जब भी किसी कानून की वायरीज या आइनी हैसियत को परखना होगा, जहाँ पे आइनी सवाल है, तो उसके लिए कानून के मुताबिक 5 रुकनी लार्जर बेंच कम से कम जो है वो तश्कील दिया जाना, जो बंदयाल साहब ने नहीं दिया, जो बंदयाल साहब ने नहीं दिया। और आज की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने सुनी होंगी कि जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उन्होंने ये कहा कि कानून को तो सस्पेंड किया नहीं जा सकता है, और बिल को शायद उन्होंने वो किया था और एक्ट को तो नहीं किया था। तो कानून तो था, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कानून अब तो 21 अप्रैल से लागू है, लेकिन प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की अभी तफसील नहीं आई, उसका अभी तफसीली वजूहात नहीं आई। फैसला तो आ गया है, मतलब फैसला वजूहात नहीं आई। अब उस फैसले के अंदर जो 5 जो सेक्शन 4 है उसको 10(5) से जो है वो जज साहबान ने कहा है कि वो आइन और कानून के मुताबिक है जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर जो पिछला बेंच बना था, क्या वो 3 रुकनी बेंच वो कानूनी तौर पर दुरुस्त था, जिसको आम अदालती जुबान में कहते हैं कि वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड जो है वो बेंच था या नहीं था। जैसे बंदयाल ने नैब तरामीम के हवाले से बनाया था। और इसका जवाब कैसे मिलेगा? और इसका जवाब ऐसे मिलेगा कि जब तफसीली वजूहात आएंगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। चलें, ये तो बड़ा अहम है। अब तो वो इससे कनेक्ट करेगा। अगर वो कानूनी तौर पर दुरुस्त बेंच था, फिर तो इस फैसले के ऊपर अपील में फैसला होगा, तब भी फैसला होगा। और अगर वो अदालत समझती है कि वो बेंच प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था कानून के मुताबिक, तो इसका मतलब है कि उसको ये दरखास्त सुनने का इख्तियार ही नहीं था, और नए सिरे से सुनी जाएगी। नए सिरे से नए सिरे से क्यों सुनी जाएगी? मेरा ख्याल कि वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी। वो फिर कमेटी ने फैसला करना ना, ये 1843 बनती भी है कि नहीं, दोबारा इसको सुनना भी चाहिए। नहीं, अब तो बेंच बन गया ना, अब तो इस बेंच ने फैसला करना है ना इंटर कोर्ट अपील के अंदर, जब वो ग्राउंड्स आज जो मतलब गलत तरीके से सुना गया, उसके गलत तरीके से सुना गया। अब ये बताएं, जो अदालतों को एहतसाब अदालतों को रोका गया है फैसला सुनाने से, ये क्या है? अब उसमें जो है वो आज इब्तदाई तौर पे जो समात हुई उसके अंदर जो उनका पुराना फैसला था, पहली बात तो ये कि ये ग्राउंड ली गई है कि जी हमारी इंटर कोर्ट अपील के अंदर ये ग्राउंड है, और दूसरी जो एक अपील आई है फेडरल गवर्नमेंट को, तो अदालत ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट कैसे मुतासिर है इसके अंदर, वो तो थोड़ा सा जो है वो फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को ज़रा पीछे किया। लेकिन जो फारूक नाइक हैं वो अपने जो एक पिटिशनर की नुमाइंदगी कर रहे थे, आम शहरी की जिसके जो मुतासिर हुआ है, जो इस 1843 के फैसले से मुतासिर हुआ है, और इसलिए अपील में आ गया, इसलिए वो अपील के अंदर आया। तो अब उसने ये ग्राउंड्स ली हैं, और उसकी वजह ये हुई है कि जो फैसला है इटसेल्फ, इसकी वजह से एक इबहाम पैदा हो गया कि ट्रायल कैसे चलेगा। दूसरी बात यह है कि जो नैब अमेंडमेंट्स थी वो 3 सेट्स आए थे उसके, जो 2 तरामीम जो हैं वो आई थी जून 2022 में,
जबकि तीसरी तरमीम जो है वो अगस्त 2023 के अंदर और उसके हवाले से और उसके बाद 6 समातें की उस बेंच ने, लेकिन ना तो पिटिशनर ने उसको चैलेंज किया और ना ही वो सुना, और इसलिए आज अदालत का कहना था कि पूरी तरमीम को देखे बगैर सिर्फ एक हिस्से के ऊपर कैसे कलअदम करार। चले बहरहाल इस केस में इमरान खान को भी नोटिस मिल चुका है, अब जेल में उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। और वो अगली तारीख तब आएगी कि जब मेरे ख्याल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का तफसीली फैसला जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ये फिक्स किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो मुकदमात खुले हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, उनको ये कहा गया है, क्योंकि उनकी ये था कि भाई ये ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया, क्योंकि जो पिछला फैसला है उसका जो पैराग्राफ 49 है जिसके अंदर डायरेक्शंस हैं, ये डिमांड की गई थी कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी, वो उन्होंने नहीं किया, वो नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल तो होना है तो लिहाजा ट्रायल जारी रहेगा, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट जो हैं वो फैसला नहीं सुना सके। ठीक है। अच्छा, क्विकली एक और बड़ा अहम मामला है, अबसार आलम साबिक चेयरमैन पैमरा, उन्होंने आज हल्फिया बयान दे दिया है, बड़े इल्ज़ामात हैं और बड़े सीरियस बातें हैं कि उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज़ हमीद जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन पर दबाव डालते रहे, कुछ चैनल्स को बंद करवाने में खुलवाने में धमकियां देते रहे, उनकी जान को खतरा था, उनको नौकरी से हटाया गया। तो अब इस हल्फिया बयान के आगे क्या होगा कानूनी तौर पर? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, जो कानूनी तौर पे है वो तो यही है कि आपको या पिछली ज़रा समातें देख लें, उसमें तमाम इदारों ने कहा कि जनाब हम तो अपने रिव्यूज़ वापस ले रहे हैं, लेकिन वो पेंडिंग रखे गए। साथ ही अदालत में, क्योंकि जो है वो सार साहब ने शायद मुख्तलिफ, आपको भी इंटरव्यू दिया था, मुझे भी किया था, और उसमें वो तनकीद का निशाना बनाया था, तो अब उन्होंने जो है एफिडेविट दाखिल किया है। तो अब इसमें जनरल फैज़ के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं। अब कानूनी तरीक़ाकार यही है कि उनके इन इल्ज़ामात को दुरुस्त समझा जाएगा अगर जनरल फैज़ अपने बयान हल्फी के ऊपर इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं करता, या फिर इदारा इनका जवाब नहीं देता, या इदारा इनका जवाब नहीं देता, इदारे को भी हल्फिया बयान देना पड़ेगा। देखें बात यह है कि इदारे पे भी अभी फेडरल गवर्नमेंट ने एक इदारे पे तो था, इदारे पे तो इल्ज़ाम नहीं, इदारे को तो कहा गया था कि आप स्क्रूटनी करें, ठीक है, लेकिन अब जो है ये बराह रास्त आ गया उनके ऊपर इल्जाम, एक एविडेंस है। ये सिर्फ जनरल फैज़ पे है या इदारे पे, दोनों पे? जनरल फैज़ पे है। अच्छा, चल आप जनरल फैज़ पे है, और क्योंकि वो चेयरमैन पैमरा के साथ क्या गुफ्तगू हुई और उनको क्या फेस करना पड़ा, तो इसमें अब जनरल फैज़, मेरा ख्याल है कि फिर अदालत को अब ये को पोजीशन जरूर लेनी पड़ेगी, क्या वो जनरल फैज़ के साथ करें या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो एग्री कर रही है ना इस जजमेंट के साथ, आपने पिछली समात देखी, उन्हें एतराज नहीं है, अब उनको एतराज नहीं है। अब ये जो है जनरल फैज़ के ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगे हैं, तो उनको बयान हल्फी के जरिए इसको कंट्राडिक्ट करना होगा, और गालिबन अदालत देखने के बाद फिर नोटिस जनरल फैज़ को हो सकता है कल हो जाए, नोटिस भी जारी कर दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।